हेलो एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग स्टार पे। आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं जानता हूँ कि आप भी हो जाइएगा जब मैं आपको बताऊँगा कि मैं आज एक ऐसा रिमाइंडर ऐप मंच स्टैक पे बनाने जा रहा हूँ जो कि हमारे द्वारा सेट किए गए रिमाइंडर टाइम पे हमें व्हाट्सएप पे नोटिफाई करता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हम जो टाइम सेट करेंगे रिमाइंड करने के लिए उस टाइम पर वो हमें व्हाट्सएप पर नोटिफाई करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं, स्टार्ट करने हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा रिमाइंडर ऐप। यहाँ पे हम जो भी रिमाइंडर ऐड करेंगे वो हमारे नीचे अपने लिस्ट में आते जाएगा। चलिए हम एक रिमाइंडर ऐड करते हैं। अभी मैं टाइम देख लूँ तो हमारा टाइम अभी 15 सेकंड बाकी है, तो एक जल्दी से एक डेमो रिमाइंडर ऐड कर लेता हूँ और अभी के टाइम का 12:01 AM का करके ऐड कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि ठीक 12:01 का टाइम पे ऐड हो गया डेमो। और ये हमारा अभी जैसे ही हमारा 1 बजेगा तो अभी व्हाट्सएप पे मेरा मैसेज आ गया। अभी आपने प्रूफ देख लिया यहाँ पे कि व्हाट्सएप पे जस्ट मेरा मैसेज आ गया है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए हम अपना एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जिसका हमारा नाम होगा रिमाइंडर ऐप। तो रिमाइंडर ऐप हम ओपन करते हैं, इसके अंदर हम दो प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करेंगे। पहला रिमाइंडर ऐप बैकएंड और दूसरा रिमाइंडर ऐप फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड फोल्डर मैं जब ओपन करता हूँ तो यहाँ मैंने पहले से एक रिएक्ट ऐप को इनिशियलाइज करके रखा हुआ है। इसे कैसे इनिशियलाइज करते हैं मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन का एक वीडियो दूंगा जहाँ मैंने बताया कि रिएक्ट ऐप को कैसे इनिशियलाइज करते हैं और उसका क्लीनअप प्रोसेस करने के बाद उसे हमारे प्रोजेक्ट में वर्क करने के लिए कैसे रेडी करते हैं। तो वहाँ से आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। और तो चलिए अब हम इस प्रोजेक्ट को अपने VS कोड में ओपन करते हैं। और VS कोड में ओपन करने के बाद मैं इसे टर्मिनल ओपन करूँगा और टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं npm स्टार्ट कमांड को रन कर दूंगा। तो npm स्टार्ट कमांड को रन करने से होगा कि हमारा ये प्रोजेक्ट कंपाइल हो जाएगा और हमारे डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र जो होंगे उसमें दिखने लगेगा। तो मेरा डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र क्रोम है, तो ये हमारे यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो भी आप देख सकते हैं कि हमारा ओपन हो गया और यहाँ पे हमें हेलो वर्ल्ड का यहाँ पे पॉपअप आ गया, मतलब हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो चलिए अब हम इसमें अपना कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिएक्ट को इम्पोर्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पे यूज़ स्टेट का यूज़ करने वाले हैं वेरिएबल्स के लिए, और यूज़ इफेक्ट का भी हम यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करते हैं मैं इसमें आगे बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं पैकेज, और उसके बाद हम एक्सियोस का यूज़ करने वाले API कॉल कराने के लिए। तो एक्सियोस को भी आप इंपोर्ट कर लीजिए। और हम एक और पैकेज यूज़ करने वाले हैं जो कि है हमारा रिएक्ट डेट टाइम पिकर। तो चलिए हम सबसे पहले टर्मिनल में जा कर के एक न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं और वहाँ जाने के बाद हम इन पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो उसके लिए हमें क्या कमांड लाइन लिखना पड़ेगा, npm i, आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैं यहाँ पे छोटा करेगा, npm i axios और react डेट टाइम पिकर। तो ये कमांड हिट करने से अब हमारा एक्सियोस और रिएक्ट डेट टाइम पिकर यहाँ पे हमारा इंस्टॉल होने लगेगा हमारे प्रोजेक्ट में। चलिए मैं आपको बता दूँ कि ये रिएक्ट डेट टाइम पिकर क्या है और एक्सियोस क्या है। अगर हम अपने गूगल में सर्च करते हैं npm और रिएक्ट डेट टाइम पैकेज का नेम पिकर, तो यहाँ पे हमें एक npm पे पेज मिल जाएगा जो कि हमें बताता है रिएक्ट डेट टाइम पिकर के बारे में कि ये क्या है और कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसी में आपको इसके यूजेस के बारे में सारे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जैसे हमें इसे ऐसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। चलिए हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं, तो जो कि हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। तो अब जब इसे हम कॉल करेंगे तो इस कंपोनेंट के अंदर हम अलग अलग एट्रीब्यूट्स को एज ए प्रॉप्स के रूप में पास करेंगे और इस कंपोनेंट को हम ऐसे कॉल करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि हम ये प्लेस होल्डर है कि अगर डे प्लेस होल्डर है तो हम यहाँ पे डे प्लेस होल्डर में क्या चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे मंथ के लिए डे के लिए DD, ईयर के लिए YY रखा हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे डे के लिए है, फिर आवर के लिए है, मिनट के लिए, मंथ के लिए है। ये सब हम यूज़ करने वाले हैं। और इसमें एक और एट्रीब्यूट्स है मिनिमम डेट का। ये हमारा बताता है कि मिनिमम डेट कौन सा यूज़र सेलेक्ट कर सकता है टाइम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी हम टाइम सेलेक्ट करेंगे तो हमारा ये मिनिमम डेट में करंट टाइम पे रखा हुआ, जो कि अभी एग्जैक्ट अभी के करंट टाइम के अनुसार ये सेट होगा, उससे कम का टाइम ये सेट नहीं कर सकता है। तो वो भी मैंने यहाँ पे देख करके यूज़ किया है कि हम न्यू डेट दे देंगे तो इससे पास्ट का टाइम हम सेलेक्ट नहीं करेंगे अपने रिमाइंडर ऐप के लिए। तो जो भी टाइम सेट होगा प्रेजेंट या उसके फ्यूचर में करेंगे हम अपने रिमाइंडर ऐप में। तो चलिए अब हम इसका यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा पैकेज यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है हमारे पैकेज। अब आप देखिए कि
हमारा पैकेज इंस्टॉल होने के बाद package.json में हम आते हैं, हमें यहाँ पे दिख जाएगी ये Axios, React वगैरह तो पहले से ये सब इंस्टॉल रहता है हमारे पास, जो कि React में प्रोवाइड करता है। तो Axios और React डेट टाइम पिकर हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब हम अपना प्रोजेक्ट पे आते हैं, अब वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये जो app.js है उसके अंदर से मैं हेलो वर्ल्ड को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट करूँगा जिसका नाम मैं यहाँ पे होम पेज दे रहा हूँ, और इस होम पेज के अंदर मैं एक और डिव क्रिएट करूँगा जिसका नेम यहाँ पे मैंने होम पेज हेडर दिया है। तो ये होम पेज हेडर हमारा ये हेडर कंपोनेंट होगा जो कि ये टॉप पे हमारा यहाँ पे आ रहा है। ये हमारा होम पेज हेडर का कंपोनेंट होगा, और होम पेज बॉडी के लिए हम यहाँ पे ये कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। कुछ अब आते हैं हम यहाँ पे होम पेज हेडर में हमारा कुछ सबसे पहले हमारा एक h1 टैग रहेगा जिसके अंदर मैं लिखूँगा रिमाइंड मी, और यहाँ पे मैं एक इमोजी यूज़ करूँगा। आप विंडोज़ में इमोजी यूज़ करने के लिए विंडो के साथ .q का यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका एक इमोजी टैब खुलेगा, इसके अंदर आप अलग अलग इमोजी जो आप चाहते हैं वो यहाँ से देख करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद इसे हम क्लोज़ कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं और फिर एक इनपुट टैग मैं लूँगा। इनपुट टैग इनपुट टाइप बराबर टेक्स्ट, जिसके अंदर हमें कुछ वैल्यू देना पड़ता है। तो इसका वैल्यू मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ जो कि होगा रिमाइंडर मैसेज। तो वैल्यू दे देता हूँ और ऑन चेंज एक फंक्शन लगा देता हूँ ऑन चेंज, जो कि हमारा इवेंट लेगा और कॉल बैक में ऑन चेंज करने पे सेट रिमाइंडर मैसेज करेगा। तो ये हमारा इनपुट टैग मैंने क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ आप देखिए कि मैंने दो वेरिएबल्स लिए, एक ये रिमाइंडर मैसेज और दूसरा सेट रिमाइंडर मैसेज, जो कि मैं यहाँ पे यूज स्टेट की मदद से यहाँ पे डिफाइन करने वाला। तो चलिए हम डिफाइन कर लेते हैं कॉन्स्ट सेट रिमाइंडर मैसेज। तो मैंने ये रिमाइंडर मैसेज और सेट रिमाइंडर मैसेज को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो हम एक और वेरिएबल यहाँ पे लेने वाले हैं डेट टाइम पिकर के लिए, तो उसे भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ अभी यूज स्टेट में। तो हमने अपना एक और वेरिएबल रिमाइंड डेट और सेट रिमाइंड डेट भी क्रिएट कर लिया है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट जो टैग होगा यहाँ पे इनपुट टैग के बाद हम चाहते हैं कि डायरेक्ट हम यहाँ पे डेट टाइम पिकर का यहाँ पे कंपोनेंट को कॉल करें। तो ये हमारा कंपोनेंट कॉल हो गया, जबकि इसके अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट्स या प्रॉप्स के रूप में यहाँ पे पास करते हैं। चलिए उसे यहाँ पे हम लिख लें। सबसे पहले इसमें जो वैल्यू रहेगा वो वैल्यू तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंड एट, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। तो अब ऑन चेंज फंक्शन देना है, तो ऑन चेंज तो यहाँ पे हम देंगे सेट रिमाइंड एट। स्पेलिंग मिस्टेक पे आप ध्यान दीजिएगा। तो सेट रिमाइंड एट मैंने यहाँ पे जो डिफाइन किया था यहाँ पे दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो प्लेस होल्डर और मिनिमम डेट मैंने बताया था, मिनिमम डेट, तो मिनिमम डेट यहाँ का मैं अभी न्यू डेट ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ क्योंकि मैं प्रेजेंट या उसके बाद कहीं चाहता हूँ कि मिले। और ये देने के बाद अब मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर रखूँगा। तो मैंने यहाँ पे अपना प्लेस होल्डर भी रख दिया है जो कि हमें चाहिए था। तो हमारा अपडेट टाइम का फिगर आ गया। अब हम चाहेंगे कि एक बटन हो हमारे पास, तो बटन की मैं एक डिव लूँगा, इसका मैं क्लास नेम एक बटन ही देने वाला हूँ फ़िलहाल के लिए। और इसमें मैं यहाँ पे ऐड रिमाइंडर फंक्शन, यहाँ पे मैं ऐड रिमाइंडर यहाँ नेम दे देता हूँ इसका। और इसके अंदर मैं एक ऑन क्लिक यहाँ पे एक फंक्शन लगाने वाला हूँ जो कि होगा ऐड रिमाइंडर, कि जब हम यहाँ पे क्लिक करें तो ऐड रिमाइंडर का फंक्शन हमारा कॉल होगा। तो चलिए हम अपना फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा फंक्शन। तो इतना होने के बाद चलिए हमारा लगभग होम पेज का हेडर कंपोनेंट रेडी हो चुका है। तो अब हम जाते हैं, हम देखते हैं कि अपना UI कैसा दिख रहा है।
तो इसके लिए हमें अपना CSS यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। तो CSS मैं पहले से रेडी रखा हुआ ताकि हमारा टाइम बचे। अगर आपको ये कोड चाहिए और आप देखना चाहते हैं कि कोड मैंने कैसे किया, तो इसका गिटहब रिपोजिटरी मैंने पहले से बनाया हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके इसका कोड और CSS देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा CSS जो है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो CSS मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो अब इसे हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो चलिए हम अपना ऐप को देखते हैं कि हमारा ऐप कैसा दिख रहा है अभी। ये रहा हमारा ऐप, जो कि अभी यहाँ पे सक्सेसफुली हमारा ये हेडर कंपोनेंट आ गया है। चलिए अब हम यहाँ पे आके इसका ये जो बॉडी और कार्ड कंपोनेंट है, अब इसे क्रिएट करते हैं। तो कार्ड कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ एक और डिव लूँगा, जिसका क्लास नेम मैं यहाँ पे दूंगा होम पेज अंडरस्कोर बॉडी, और इसके अंदर एक और डिव रहेगा हमारा जिसका क्लास नेम होगा रिमाइंडर कार्ड, और इसके अंदर मैं एक h2 एलिमेंट लूँगा और जहाँ पे यहाँ रिमाइंडर नोट्स मैं लिख देता हूँ फ़िलहाल के लिए, और एक h3 एलिमेंट लूँगा। यहाँ पे रहेगा रिमाइंड मी एट, और हमारा टाइम के लिए मैं एक पैराग्राफ एलिमेंट लूँगा और यहाँ पे मैं अभी का टाइम दे देता हूँ जैसे 26:05 ये मैंने फ़िलहाल का भी टाइम दे दिया। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि हमारा एक बटन हो जो कि डिलीट करने के लिए हमारा यूज़ में आए। तो डिव क्लास नेम इक्वल्स टू स्मॉल बटन ही देने वाला हूँ मैं, इसका क्लास नेम बटन ही देने वाला हूँ और यहाँ पे मैं डिलीट दे देता हूँ। तो इसका भी CSS मैंने पहले से यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। तो चलिए अब हम इसे सेव करते हैं, हम देखते हैं कि ये हमारा कैसा दिख रहा है। सेव करने के बाद हम यहाँ आते हैं, फिर यहाँ देखिए कि हमारे ये यहाँ आ चुका है ये कार्ड। तो अब हम इसे हमारा रिमाइंडर कार्ड को 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ताकि हमें पता चले कि हमारा यहाँ पे अब आ चुका है। तो यहाँ पे 4 बार था तो 4 बार हमारा यहाँ पे UI में आ चुका है। तो अब हमारा फ्रंट एंड लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम जाते हैं अपने बैकएंड की तरफ, अब इसका बैकएंड क्रिएट करते हैं। तो बैकएंड क्रिएट करने के लिए वापस से हम अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में आ जाते हैं और यहाँ जो बैकएंड का फोल्डर है उसे ओपन करते हैं और इसे फिर हम VS कोड में अपने बैकएंड के फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। चलिए इसे फुल स्क्रीन कर दें और वापस से मैं टर्मिनल ओपन करूँगा, और टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें npm को इनिशियलाइज़ करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, npm init कमांड का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कुछ नेम वगैरह देना, कस्टमाइजेबल नेम देना या दूसरा नेम देना, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैं यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट रहने वाला है मैं उसी पे ओके करके यहाँ इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। तो आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमारे यहाँ मेन में index.js लिखा है, तो ये हमारा मेन एंट्री पॉइंट है इस बैकएंड का। तो चलिए हम यहाँ पे index.js लिख देते हैं। अगर आप यहाँ पे अगर app.js देते तो वो यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको app.js यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी हम चलते हैं, हम अपना कुछ यहाँ पे पैकेजेस है जो हमें चाहिए होगा हमारे प्रोजेक्ट में वर्क करने के लिए, तो हम उसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंस्टॉल करके हम यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं। तो कुछ पैकेजेस का जो मैं यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला हूँ वो है .env, एक्सप्रेस, mongoose, course। तो चलिए इन पैकेजेस को मैं यहाँ पे एंटर हिट कर दिया इंस्टॉल होने के लिए। अभी हमारे ये इंस्टॉल हो रहे हैं। तब तक हम चलते हैं कि यहाँ पे हम अपना कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोजेक्ट में रिक्वायर्ड .env, तो ये अभी हम क्यों करने वाले हैं इसका मैं कुछ देर में आपको बताऊंगा कि इसका यूज़ हम क्यों कर रहे हैं .env का। एक्चुअली में ये हमारे कुछ सीक्रेट वेरिएबल्स होते हैं, उसे स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे .env का यूज़ करते हैं। तो इसे प्रोजेक्ट में हम सबसे ऊपर यूज़ करेंगे और इसका यूज़ हम कब करने वाले कुछ देर में हम वहाँ पे आते हैं। फिर हम अपना एक्सप्रेस को इंस्टॉल करेंगे इंपोर्ट करके, और उसी तरह हम अपना बाकी सारे पैकेजेस को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमने अपना पैकेजेस को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे कुछ अपना ऐप के कॉन्फ़िगरेशन पे वर्क करेंगे।
तो यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन को लिख दिया। अब चलिए एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक्सप्रेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऐप नाम से, और app.use में हम express.json दे देते हैं क्योंकि हम जेसन का यूज़ करना है इसलिए। URL इनकोडेड अब यहाँ पे करने वाले अपने API कॉल कराएंगे उस वक्त, इसलिए तो URL इनकोडेड। अब फिर कॉर्ड्स का, क्योंकि हम API कॉल कराएंगे क्रॉस ऑरिजिन से, इसलिए हम कॉर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो अब अगला हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे mongoose को इंस्टॉल कर चुके हैं। हम package.json में आके देख रहे हैं कि हमारे पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। तो course.env express और mongoose इंस्टॉल हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं अपना डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो डेटाबेस को हम यहाँ कॉन्फ़िग करते हैं। तो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप mongoose.connect लेके यहाँ पे आप फर्स्ट लिंक ओपन कर लीजिए। फर्स्ट लिंक में ओपन करने के बाद आप यहाँ देखिएगा कि हमें एक लिंक दिया है, ये mongoose का डॉक्यूमेंटेशन है। तो यहाँ पे ये mongoose.connect, ये लिंक को आप कॉपी कर लीजिए। आपको जब भी डेटाबेस को mongoose को कनेक्ट करना होगा, आप इसी लिंक के ज़रिए ही आपको हर बार आपको अपने प्रोजेक्ट में ये देना पड़ेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ db config, यहाँ आने के बाद मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ mongoose.connect mongodb://localhost/ ये पोर्ट आप याद रखिएगा, यही रहना चाहिए। और यहाँ पे हमारा डेटाबेस का नेम आ जाता है। तो जैसे कि यहाँ हमारा माई ऐप लिखा हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे देना चाहें तो मैं रिमाइंडर ऐप DB दे देता हूँ। यहाँ पे मैं अपना नेम दे देता हूँ डेटाबेस का। तो उसके अंदर कुछ यहाँ पे ये न्यू URL पासवर्ड ये फ्लैग है जो कि मैं यहाँ पे ट्रू रखने वाला हूँ। और एक और फ्लैग मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, यूज़ यूनिफाइड टोपोलॉजी और इक्वल्स ट्रू। मैं इसे थोड़ा सा अच्छे से यहाँ प्लेस कर देता हूँ ताकि हमें क्लियर दिख पाए। तो हमने यहाँ पे ये डेटाबेस का कॉन्फ़िग कर लिया है। और ये हो जाने के बाद मैं एक कॉल बैक फंक्शन लूँगा जो कि हमें मैसेज करेगा कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। तो हमारा अभी डेटाबेस mongoose के ज़रिए कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे अपना एक स्कीमा क्रिएट करेंगे रिमाइंडर के लिए। तो रिमाइंडर हमारा टाइप रहेगा और उसका एक सबसे पहले स्कीमा क्रिएट कर लेते हैं। तो स्कीमा क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे। उसी मॉडल से जो भी इंसर्शन, डिलीशन या कोई भी CRUD ऑपरेशन करना है उसी रिमाइंडर मॉडल के ज़रिए करेंगे। तो सबसे पहले मॉडल क्रिएट करने के लिए हमें मॉडल का स्कीमा क्रिएट करना पड़ता है। तो चलिए हम सबसे पहले रिमाइंडर का स्कीमा क्रिएट करते हैं। तो स्कीमा में हमारे पास 3 चीज़ रहेगी जो कि हमें ज़रूरत होगी। तो रिमाइंडर, सबसे पहले रिमाइंडर मैसेज जो कि हम स्ट्रिंग के फॉर्म में लिए रहेंगे। दूसरा रहेगा रिमाइंड एट। तो रिमाइंड एट ये भी फ़िलहाल के लिए हम स्ट्रिंग ले लेते हैं। और तीसरा रहेगा इज़ रिमाइंडेड। इज़ रिमाइंडेड हमारा एक फ्लैग रहेगा जो कि हमारा बुलियन रहेगा। ये हमें बताएगा कि क्या हमने इस रिमाइंडर ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली रिमाइंड कर दिया है कि नहीं। अगर हम रिमाइंड कर चुके होंगे तो ये ट्रू हो जाएगा, और अगर नहीं किए होंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। इससे हम चेक करेंगे कि कौन कौन सा रिमाइंडर हम रिमाइंड कर चुके हैं और कौन कौन सा नहीं, और उसे रिमाइंड करना बाकी है। इसी एट्रीब्यूट के जरिए हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। तो ये हमारा रिमाइंडर का स्कीमा क्रिएट हो गया। चलिए अब हम मॉडल क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पे अपना मॉडल को भी क्रिएट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम अपना बैकएंड का राउट को स्पेसिफाई करेंगे। तो राउट स्पेसिफाई करने के लिए हम app.get app.post का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम कुछ राउट क्रिएट करने वाला जो कि होगा हमारा सबसे पहले सारे रिमाइंडर के लिस्ट को फेच करने के लिए तो गेट ऑल रिमाइंडर का होगा, दूसरा ऐड रिमाइंडर का होगा, तीसरा डिलीट रिमाइंडर का होगा। ये 3 API से हमारा वर्क हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो गेट, सबसे पहले गेट की API हम यहाँ क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम नेम इसका देते हैं /get all reminder, और ये एक रिक्वेस्ट लेगा और रिस्पॉन्स लेगा। और ठीक है, तो अगला हमारा क्या रहेगा, app.post, ये रहेगा हमारा ऐड रिमाइंडर का रहेगा, और ये भी रिक्वेस्ट लेगा, रिस्पॉन्स देगा और ऐसा। फिर तीसरा होगा हमारा app.post/delete reminder। तो 3 राउट हमारे क्रिएट हो गए। मैं एक टेस्ट करने के लिए एक डेमो राउट क्रिएट कर लेता हूँ, app.get, जो कि हमारा / राउट पे रहेगा। तो अभी मैं ये बताता हूँ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ।
रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और ये होने के बाद हमें ये क्या करे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड करेगा और मैसेज फ्रॉम बी। अगर हम API के राउट कॉल करेंगे इस होम राउट पे स्लैश पे, तो ये हमें एक मैसेज सेंड करेगा, अ मैसेज फ्रॉम बी। मतलब इसका मतलब होगा कि हमारा बैकएंड सक्सेसफुली वर्क कर रहा है और वो हमारे रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट को ईजिली सेंड कर रहा है यूज़र तक। मतलब हमारा बैकएंड सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है और रन कर रहा है। तो अब हम अपने ऐप को रन करवाएंगे पोर्ट 9001 के ऊपर। तो ऐप डॉट लिसन 9001 पोर्ट पे मैं इसे रन करा देता हूँ, या पोर्ट 9000 पे रन करा देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जब ये रन हो जाए तो ये हमें कंसोल करके बताए कि बैकएंड स्टार्टेड। ये मैंने कॉलबैक फंक्शन में ले लिया। तो चलिए हम अपना बैकएंड को स्टार्ट करते हैं टर्मिनल में। ये हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है पैकेज, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये टर्मिनल यहाँ पे अपना बैकएंड को स्टार्ट करने नोडमोन का यूज़ कर रहा हूँ। आप ऐसे नोड index.js कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने से एक डिमेरिट रहता है कि जब भी आप प्रोजेक्ट को सेव कीजिएगा हमें उतनी बार अपने सर्वर को स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन नोडमोन यूज़ करने से होता क्या है कि जितनी बार ये चेंज को डिटेक्ट करेगा ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश करके हमारे सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा। तो आप नोडमोन को भी npm से जाकर के इंस्टॉल कर सकते हैं। आप बस उसे सर्च करना npm और नोडमोन, आपको गूगल में दिख जाएगा और डॉक्यूमेंटेशन ओपन करने के बाद आपको पता चल जाएगा आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए हम अपना सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहला मैसेज आया हमें बैकएंड स्टार्टेड। तो चलिए देखते हैं। जो पोर्ट 9000 पे हमने स्टार्ट किया था तो बैकएंड स्टार्टेड का हमने मैसेज दिया था। दूसरा मैसेज आया DB कनेक्टेड। तो DB कनेक्टेड हमारे यहाँ से आया जब हमारा MongoDB कनेक्ट हो चुका है डेटाबेस से, तो हमें DB कनेक्टेड का यहाँ पे मैसेज आ गया। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि मैंने स्लैश राउट यहाँ पे क्यों दिया था। तो अभी हमारा ये प्रोजेक्ट बैकएंड 9000 पोर्ट पे रन कर रहा है। तो वापस से हम आ जाते हैं। तो वापस से आने के बाद आप देखिए कि मैं यहाँ पे लोकल होस्ट पोर्ट 9000 पे गया, और जैसे ही मैं यहाँ पे इंटर हिट करूँगा अब देखिए अब मैसेज फ्रॉम BE आ गया। मतलब हमारा बैकएंड रिस्पॉन्स को सेंड कर रहा है, वो सक्सेसफुली कनेक्ट होकर रेडी हो चुका है वर्क करने के लिए। पोर्ट 3000 पे हमारा फ्रंट एंड रन कर रहा है, पोर्ट 9000 पे हमारा बैकएंड रन कर रहा है। तो चलिए तो अब हम अपना बैकएंड क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ यहाँ पे गेट ऑल रिमाइंडर है। तो अब हम क्या करेंगे कि रिमाइंडर का फंक्शनैलिटी यहाँ पे डिफाइन करने वाले कि गेट ऑल रिमाइंडर पे क्या होगा। तो गेट ऑल रिमाइंडर का मेन काम है कि वो फाइंड करे कि जितने भी हमारे पास रिमाइंडर के लिस्ट हैं तो उन्हें फाइंड करो, और फाइंड करने के बाद हमारे फ्रंट एंड को वो भेज देना। तो रिमाइंडर के लिए हम रिमाइंडर मॉडल को कॉल करेंगे। तो रिमाइंडर डॉट फाइंड इसका हम यूज़ करने वाले। तो ये फंक्शन देने से हमें ये पूरा एक रिटर्न करता है, एक लिस्ट रिटर्न करता है जो भी हमारे रिमाइंडर ऑब्जेक्ट के रिमाइंडर मॉडल के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट रहेंगे वो सारे के सारे हमें यहाँ पे रिटर्न कर देगा ये। तो और डिटेल में देखने के लिए आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में mongoose पे जा करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे रिमाइंडर डॉट फाइंड को कॉल किया, और यहाँ पे कॉलबैक में यहाँ पे मैं एरर ले लेता हूँ। अगर एरर आएगा तो हमें यहाँ पे एरर दिख जाएगा, और रिमाइंडर लिस्ट एक ले लेता हूँ। अगर एरर आएगा तो हमें एरर दिखेगा, वरना हमारा रिमाइंडर लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ एरर को हैंडल कर लेते कि अगर एरर आया तो ये कंसोल डॉट लॉग कर देगा एरर, और अगर एरर नहीं रहा तो हम चेक करेंगे क्या रिमाइंडर लिस्ट मिला। तो अगर रिमाइंडर लिस्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है तो हम क्या करेंगे कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देंगे रिमाइंडर लिस्ट को फ्रंट एंड में। यहाँ कॉमा नहीं, यहाँ पे डॉट है। तो इससे क्या होगा कि जो भी अगर हमारा फाइंड हो गया, सारा लिस्ट हमें जो फाइंड हुआ रिमाइंडर का, वो फ्रंट एंड में यहाँ पे ये भेज देगा। अब हम आते हैं यहाँ पे ऐड रिमाइंडर में। तो ऐड रिमाइंडर में हम क्या करेंगे कि हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में दो चीज़ें भेजेंगे। पहला रिमाइंडर का मैसेज, दूसरा रिमाइंडर का टाइम। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में भेजने वाले हैं, और तो वो भेजने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि उसे हम डेटाबेस में स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद से हम दोबारा हम क्या करेंगे कि हम जो अपडेटेड नए डेटाबेस में मेरे सारे लिस्ट आ गए, उस लिस्ट को दोबारा हम फेच करके वापस से फ्रंट एंड में भेज देंगे। तो ऐड रिमाइंडर में हम क्या करेंगे कि जो भी हम रिमाइंडर ऐड किए उसे डेटाबेस में ऐड कर देंगे,
फिर सारा लिस्ट को मैं दोबारा निकाल के फ्रंट एंड में भेज दूंगा। तो डिलीट रिमाइंडर में भी हमें वैसे करना पड़ेगा कि जो हमें डिलीट का रिक्वेस्ट आए उसे हम डिलीट कर देंगे, और डिलीट करने के बाद जो कि हमारा पूरा लिस्ट एक नया जाएगा, उस लिस्ट को फेच करके हम वापस से फ्रंट एंड में भेज देंगे। चलिए मैं अभी ऐड रिमाइंडर का यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्रंट एंड से 2 चीज़ भेजने वाला हूँ यहाँ पे, जो कि होगा एक रिमाइंड मैसेज होगा, और दूसरा होगा रिमाइंड एट, ये टाइम होगा किस टाइम पे करना है। तो ये मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में भेजूँगा फ्रंट एंड से। तो ये दोनों को मैं यहाँ से बाहर एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली ये रिमाइंड मैसेज नहीं, ये रिमाइंडर मैसेज है, और यहाँ पे रिमाइंड एट है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं रिमाइंडर का। तो यहाँ मैंने रिमाइंडर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, जिसके अंदर मैंने रिमाइंडर मैसेज और रिमाइंडर ऐड जो कि हमें फ्रंट एंड से मिल रहा था उसे भेज दिया, और मैंने एक और फील्ड यहाँ पे ऐड कर दिया, इज़ रिमाइंडेड इक्वल्स टू इज़ रिमाइंडेड इज़ फॉल्स। तो ये क्या है कि जब रिमाइंड हुआ कि नहीं, ये चेक करने का ये फ्लैग रहेगा हमारे पास। तो अब हम ये करने के बाद हम रिमाइंडर को सेव कर देते हैं। तो सेव करने से हमारे डेटाबेस में सेव होगा, पर चांसेस है कि कुछ एरर आ जाएगा, तो हम चलिए एरर हैंडल कर लेते हैं। कॉल बैक में हम एक एरर ले लेते हैं। अगर चेक करेंगे कि कोई एरर आया तो उस एरर को console.log कर लेंगे, और अगर एरर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे कि ये जो लिस्ट हम यहाँ पे पूरा न्यू फाइंड करके भेज रहे, ये दोबारा हम यहाँ से फाइंड करेंगे और दोबारा हम यहाँ पे इसे भेज देंगे सेव होने के बाद जो अपडेटेड लिस्ट होगा। तो सेम इसी तरह से हमें क्या करना है कि app.post का जो डिलीट रिमाइंडर है, तो डिलीट रिमाइंडर भी हम ऐसे ही करेंगे। तो डिलीट रिमाइंडर का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा कि हमें कुछ मैसेज या रिमाइंडर भेजना नहीं है, तो हमें क्या भेजेंगे, उस रिमाइंडर ऑब्जेक्ट का एक आईडी सेंड करेंगे। तो आईडी सेंड करने के बाद वो क्या करेगा, हमारा डेटाबेस में मैच करके उस आईडी के रिमाइंडर को डिलीट कर देगा। डिलीट करने के बाद वापस से हम ये दोबारा न्यू लिस्ट को फेच करके वापस से हम भेज देंगे यहाँ पे। चलिए हम अपना डिलीट रिमाइंडर का कोड को लिखते हैं। तो डिलीट 1 के अंदर मैं एक आईडी स्पेसिफाई करने वाला, ये अंडरस्कोप आईडी है जो कि हर MongoDB के ऑब्जेक्ट को या डॉक्यूमेंट को ये ऑटोमेटिक ही MongoDB एक यूनिक आईडी से प्रोवाइड कर देता है और क्रिएट करके दे देता है। तो इस यूनिक आईडी को मैं यहाँ पे मैच करूँगा, जो कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर मैं एक आईडी भेजने वाला हूँ इस आईडी से। तो मैं फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में एक आईडी भेजूंगा, इस आईडी को मैं यहाँ पे मैच करूँगा, और जो अगर मैच कर गया तो इसे डिलीट कर देगा। तो डिलीट हो जाने के बाद हम वापस एक कॉल बैक फंक्शन लेते हैं, और जो नया लिस्ट हमें मिलेगा उस लिस्ट के अंदर दोबारा हम सारे नए डॉक्यूमेंट के लिस्ट को फाइंड करके हम यहाँ पे फ्रंट एंड में भेज देंगे। तो ये हमारा API रेडी हो गया। अब हम स्लैश इसका काम नहीं है, क्योंकि हम वो टेस्टिंग के लिए देख रहे थे कि हमारा बैकएंड रन कर रहा है कि नहीं, तो इसे हम हटा देते हैं। तो हमारा बैकएंड लगभग रेडी हो चुका है। तो चलिए एक बार हम फ्रंट एंड में जा कर के टेस्ट कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं और टेस्ट भी कर लेते हैं। तो वापस से हम आ गए अपने फ्रंट एंड फोल्डर में। तो फ्रंट एंड फोल्डर में आने के बाद हम वापस app.js में जाते हैं, और यहाँ हम देखेंगे कि ऐड रिमाइंडर का हमने बनाया था, और यहाँ पे जो एक डिलीट जो बनाया था यहाँ पे हमने, तो डिलीट के अंदर हम यहाँ पे ऑन क्लिक डिलीट रिमाइंडर का फंक्शन में यहाँ पे क्रिएट कर ले रहा हूँ। तो इस डिलीट रिमाइंडर को भी यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा, इसका फंक्शनैलिटी यहाँ पे लिखूँगा। तो ऐड और डिलीट और गेट ऑल के लिए, हाँ अब मैं चाहता हूँ कि जब ऐप हमारा सबसे पहले लोड ले, तो लोड लेते वक्त ही पूरा पेज लोड लेने से पहले वो एक API कॉल करे, और API कॉल करके ऑटोमेटिक वो सारा लिस्ट हमारे पास लेकर फेच करके लेते आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ इफेक्ट का यूज़ करने वाले हैं। तो यूज़ इफेक्ट हमें फीचर प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी डिपेंडेंसी के ज़रिए कोई भी चेंजेस डिटेक्ट करेगा और उस चेंजेस को वो फेच कर लेता है हमारे लिए। तो चलिए अब हम दिखाते हैं कि यूज़ इफेक्ट को हम कैसे यूज़ करें अपने प्रोजेक्ट में। तो रिमाइंडर ऐप के लिए हम चाहते हैं कि हमारे पास एक एरे का लिस्ट हो। तो उस एरे का लिस्ट में हम सबसे पहले जो भी हमारा यहाँ पे रिमाइंडर का यहाँ पे लिस्ट रहेगा उसी के अंदर स्टोर करने वाला है। जो भी बैकएंड से हमारा लिस्ट आएगा तो उसे हम इसी के अंदर स्टोर करेंगे। तो सेट, ये हमने एक एम्प्टी एरे से इनिशियलाइज कर दिया रिमाइंडर लिस्ट, और सेट रिमाइंडर लिस्ट, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ इफेक्ट का यूज़ करेंगे। यूज़ इफेक्ट क्या होगा, ये कॉल बैक फंक्शन एक लेता है और
कॉल बैक फंक्शन के बाद यहाँ पे एक डिपेंडेंसी एरे रहता है। अगर ये एम्प्टी रहता है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट जब सबसे पहले कंपोनेंट लोड लेता है उसी वक्त ये कॉल हो जाता है। अगर इसके अंदर कोई वेरिएबल लेंगे, सपोज हम वेरिएबल ये रिमाइंडर मैसेज है, तो अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि अगर रिमाइंडर मैसेज मेरा यहाँ पे इसके अंदर कुछ चेंज आया तो वो इसके अंदर लिखे गए कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा, जो कि अभी हम लिखने वाले हैं। अगर एम्प्टी रखेंगे तो जब कंपोनेंट लोड लेता है तो उस वक्त ऑटोमेटिक ही इसको यूज इफेक्ट को कॉल कर देगा। तो अब चलिए यूज इफेक्ट के अंदर हम यहाँ पे axios डॉट गेट करने वाले हैं। तो गेट करने के लिए हमारा URL क्या है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा होम URL था बैकएंड के लिए, और स्लैश के बाद गेट ऑल, बैकएंड में एक बार जाके देख लूँ मैं, गेट ऑल रिमाइंडर है, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, वापस यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो इसे गेट कर दिया। तो गेट करने के बाद ये एक प्रॉमिस रहता है, तो मैं यहाँ डॉट देन का यूज़ करने वाला, तो हमें एक रिस्पॉन्स मिलेगा। तो रिस्पॉन्स के अंदर से जो भी हमें डेटा मिलेगा तो उस डेटा को हम ले करके रिमाइंडर लिस्ट के अंदर हम रख देंगे। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि सेट रिमाइंडर लिस्ट, मैंने यहाँ सेट रिमाइंडर लिस्ट पर आर को कैपिटल रखिए क्योंकि कैमल केस होता है। सेट रिमाइंडर लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे रख दूँगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा। तो अब क्या होगा कि जब हमारा ऐप लोड होगा तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर हमारा ये चीज़ आ जाएगा। तो अब हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे रिमाइंडर लिस्ट को कंसोल करके चेक कर लेते। तो हम यहाँ ऐप में आकर के रिमाइंडर लिस्ट, तो अब हम ऐप को अपना रिफ्रेश करेंगे तो हमारा रिमाइंडर लिस्ट के अंदर वो पूरा ये कंसोल हो जाना चाहिए। पर अभी कंसोल हमारा होगा नहीं क्योंकि एक एम्प्टी बताएगा, क्योंकि अभी हमने कुछ सेव किया नहीं। ये तो मैंने हार्ड कोडेड करके यहाँ पे रखा हुआ है, हार्ड कोड करके रखा हुआ है। चलिए इसे मैं अभी हटा देता हूँ, इतना काम है, काम नहीं है। तो अगर हम इसे रिफ्रेश करते हैं, वापस से हम अपने कंसोल में आ जाते हैं। कंसोल में आने के बाद आप देखिए एक एरे है जिसके अंदर 0 एलिमेंट है। ये इसलिए क्योंकि अभी हमने डेटाबेस में कुछ ऐड नहीं किया है। तो चलिए अब हम अपना डेटाबेस में ऐड करते हैं। तो ऐड करने के लिए हम अपना ऐड रिमाइंडर फंक्शन को क्रिएट करते हैं। अब तो ऐड रिमाइंडर फंक्शन के लिए तो हम यहाँ पे अगर जो भी टाइप करने वाले हैं तो ऑन चेंज पे हमारे आप देख सकते हैं वैल्यू नहीं आ रहा है, मतलब हमने कुछ मिस्टेक किया है। रिमाइंडर मैसेज यहाँ मैंने मिस कर दिया। सेट रिमाइंडर मैसेज के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू होगा। तो ये क्या करेगा, इवेंट के अंदर से ये वैल्यू को निकाल के वापस से रिमाइंडर मैसेज में रख देगा। तो अब यहाँ हम जो भी टाइप करेंगे वहाँ हमें दिखने लगे, और जो भी हम डेट सेलेक्ट करेंगे और टाइम सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे हमें यहाँ पे AM PM में यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब हम ऐड रिमाइंडर पे क्लिक करेंगे तो हमारा रिमाइंडर फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो चलिए हम अपना ऐड रिमाइंडर फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो हमारा ऐड रिमाइंडर सबसे पहले क्या करेगा कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट एक्सटेंड करेगा, axios.post और पोस्ट रिक्वेस्ट में हमारा ऐड रिमाइंडर का यहाँ पे URL में आएगा। और ये पोस्ट करने के साथ साथ हम इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे जिसके अंदर रिमाइंडर मैसेज रिमाइंड ऐड। तो ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हम 2 फील्ड भेज रहे हैं, रिमाइंडर मैसेज और रिमाइंड ऐड। तो ये एक प्रॉमिस है। तो ये कंप्लीट होने के बाद क्या होगा कि एक कॉल बैक फंक्शन में रिस्पॉन्स मिलेगा, और वो रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे कि उसी तरह से जो सेट रिमाइंडर लिस्ट है उसके अंदर यहाँ पे ला करके हम रख देंगे। तो हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स में सेट रिमाइंडर लिस्ट में रिस्पॉन्स और डेटा रख दिया। अब हम चाहते हैं कि चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं ऐड करके कि हमारा ऐड हो रहा है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे लिखा नोट्स रिमाइंडर 1 और यहाँ पे टाइम चुन लेता हूँ मैं 30 तारीख का और 12 AM। चलिए ठीक है। तो यहाँ राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और नेटवर्क टैब में मैं यहाँ आ जाता हूँ। नेटवर्क टैब में हमारा सारे नेटवर्क एक्टिविटी को ये मॉनिटर करता है नेटवर्क टैब। तो अब मैं यहाँ पे ऐड रिमाइंडर करता हूँ। तो ऐड रिमाइंडर करने पे हमारे ये रिक्वेस्ट गया एरे के अंदर, ये देख सकते हैं ये एरे का सिंबल है, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट मिला 0 पोजीशन पे। तो ये अभी हमारा ऑटोमेटिक क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम अब इसे क्लियर भी करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे टाइम चेंज
करता हूँ या डेट चेंज करके 28 करता हूँ, ऐड रिमाइंडर करता हूँ। तो अब यहाँ ऐड रिमाइंडर पे देखेंगे तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट आ गया है, मतलब हमारा अब बैकएंड सक्सेसफुली वर्क कर रहा है और डेटाबेस में 2 हमारा स्टोर हो चुका है। ये देखने के लिए चलिए हम अपना डेटाबेस भी एक बार चेक कर लें। डेटाबेस को मैं विजुअली देखने के लिए रोबोट 3T का यूज़ करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा रिमाइंडर ऐप यहाँ पे डेटाबेस आ गया। फिर कलेक्शन में हम आएंगे और रिमाइंडर्स में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ डेटाबेस में हमारा 2 ऑब्जेक्ट दिख रहा है, नोट रिमाइंडर 1, नोट रिमाइंडर 2। तो सक्सेसफुली हमारा डेटाबेस में ये स्टोर होते जा रहा है। अब हम चाहते हैं कि स्टोर करने के बाद ये ऑटोमेटिक ये क्लियर हो जाए। तो क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे कि सेट रिमाइंडर मैसेज, ये होने के बाद सेट रिमाइंडर मैसेज को एम्प्टी कर देंगे और सेट रिमाइंड ऐड को भी यहाँ पे हम एम्प्टी कर देंगे। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे नोट रिमाइंडर 3 को हम यहाँ पे ऐड करते तो ये एम्प्टी हो गया और हमारा जो ऐड रिमाइंडर का API कॉल हुआ इसके अंदर ये तीनों आ गए हैं हमारे वेरिएबल। आप एक और चीज़ यहाँ देखिए, जब मैं ये पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा गेट ऑल रिमाइंडर का API ऑटोमेटिक कॉल होता है यहाँ पे ये यूज इफेक्ट की वजह से, जो कि ऐप कंपोनेंट लोड होते वक्त ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। तो जब इसका मैं डिटेल देखता हूँ तो प्रीव्यू में देखिए, हेडर में हमने यहाँ कुछ नहीं भेजा था इसलिए मैंने देखा, प्रीव्यू में देखिए हमारे 3 ऑब्जेक्ट आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि सेट रिमाइंडर लिस्ट यहाँ आ गया हमारा और ऐड करने पे हमारा ऐड हो जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो रिमाइंडर लिस्ट आया उसको हम यहाँ मैप कर देते हैं इसके अंदर दिखाने के लिए हमारे कार्ड के अंदर। तो वापस हम यहाँ आ जाते हैं, तो ये हमारा रिमाइंडर कार्ड है। तो इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट रन करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रिमाइंडर लिस्ट डॉट मैप, तो रिमाइंडर लिस्ट डॉट मैप करेंगे और ये कॉल बैक फंक्शन लेता है और ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम जैसे रिमाइंडर लिस्ट में 3 ऑब्जेक्ट है तो ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा, मतलब रिमाइंडर ऑब्जेक्ट बारी से एक लूप चलाएगा और हर एक ऑब्जेक्ट को बारी से रिटर्न करेगा हमें। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस डिव को यहाँ से कट करके हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो अब हमारा क्या होगा, ये जितना हमारा एलिमेंट रहेगा उतनी बार ये डिव कॉल होगा। इसको मैं थोड़ा, तो अब हमारे ये सही दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो रिमाइंडर लिस्ट का नोट्स मैंने यहाँ पे लिखा है तो ये ना लिखो, तो ये जो रिमाइंडर मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा तो इस रिमाइंडर ऑब्जेक्ट का रिमाइंड मैसेज मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो हमारा API से आ रहा है तो इसके अंदर हमारा रिमाइंड मैसेज है और रिमाइंड ऐड का टाइम है। तो रिमाइंड मैसेज मैंने यहाँ दिखा दिया और रिमाइंड ऐड के अंदर मैं यहाँ पे टाइम दिखा दूँगा। रिमाइंडर डॉट रिमाइंड ऐड, तो मैं यहाँ पे टाइम दिखा दे रहा हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो हम यहाँ पे टाइम सेट कर रहे हैं उसे हम लोकल टाइम जोन के अनुसार सेट कर दें। तो अभी फ़िलहाल हम इंडिया में, तो मैं चाहता हूँ इसे एशिया कोलकाता के टाइम जोन पे सेट कर दूँ ताकि हमें जो ऐप में दिखे वो एशिया का हमारा जो प्रेजेंट टाइम है वो टाइम ही हमें दिखे। तो सबसे पहले मैं इसे एक रैप कर देता हूँ न्यू डेट के अंदर। मैं इसे एक न्यू डेट के अंदर रैप कर दिया कि ये हमारा डेट ऑब्जेक्ट बन गया है। और रिमाइंड ऐड को अब हमें अपने टाइम जोन में सेट करने के लिए तो टू लोकल तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो हमारा रिमाइंड ऐड का वैल्यू आ रहा है उसे मैंने डेट में यहाँ पे डेट में कन्वर्ट करके उसे लोकल टाइम जोन के अनुसार सेट कर दिया। तो अब हम चाहते हैं इसे P टैग के अंदर दिखाएं। तो हम चाहते हैं कि इस जो नए डेट हमें मिले इसको वापस से पैराग्राफ टैग में दिखाने के लिए जो भी हमारा वैल्यू का उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो ताकि P टैग पैराग्राफ टैग के अंदर हमें अच्छे से दिख जाए। चलिए हमने यहाँ पे मैप कर लिया है। मैप करने के बाद हम जाते हैं अपने फ्रंट एंड में, देखते हैं यह हमें क्या दे रहा है, टू लोकल स्ट्रिंग इज़ नॉट डिफाइंड। तो टू लोकल है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस कर दिया। यहाँ पे LOCALE होगा, E के बाद यहाँ पे कैपिटल L होगा। अब इसे सेव करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर यहाँ पे जो भी हम ऐड कर रहे हैं वो आ जा रहा है। तो अब क्या है कि जब भी हम ऐड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर फिर से दोबारा रिफ्रेश होके नया आ जाना चाहिए। तो चलिए हम
एक QWERTY लिख देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पे एक नया टाइम सेट करते हैं जो कि नेक्स्ट मंथ का होगा 24 तारीख का। और टाइम यहाँ मैं सेट करूँगा 5:12 और PM कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐड रिमाइंडर करता हूँ। तो अब देखिए हमारा यहाँ पे नोट्स आ गया। फिर 24 जून का 2021 5 ये PM है, इसलिए यहाँ पे 17 मतलब 5 बजे शाम में। तो 5:12 PM में हमारा GMT टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में यहाँ पे आ गया है रिमाइंडर ऐप। तो अब हम क्या करेंगे, डिलीट पे फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जब भी आप ऐसे डिव को मैप करते हैं हमारे रिएक्ट ऐप के अंदर, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक चीज़ और स्पेसिफाई करना पड़ता है। मेन जो कंटेनर रहता है हमारा, जैसे यहाँ हमारा मेन कंटेनर ये एलिमेंट डिव है, इसके अंदर हम एक की वैल्यू देते हैं। तो की ये नेसेसरी रहता है हर एक कार्ड को या हर एक कंपोनेंट को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करने में ये नेसेसरी रहता है। तो इसके अंदर हम एक की दे देते हैं। तो की का हमारा एक यूनिक आईडी हमें देना रहता है सबको। तो हमारे पास सबका एक यूनिक आईडी है जो कि है ._id। ये ._id मैं दिखाता हूँ आपको। MongoDB में ये ऑटोमेटिक ये स्टोर हो जाता है। तो ये सबका _id आप देखिए, ये एलिमेंट का यहाँ पे आया हुआ, ये जो कि 7D से ख़त्म होता है। इसका _id देखेंगे तो 7C से ख़त्म होता है। इसका देखेंगे तो 87। ये कम्प्लीटली यूनिक होता है हर एक एलिमेंट के लिए। मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे MongoDB के डेटाबेस में स्टोर होंगे उन सबके पास एक यूनिक _id होगा। तो वो हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ये हमारा ये डेटाबेस का एरे कंसोल हो रहा है app.js में लाइन नंबर 28 पे। इसे हम क्लियर कर देते हैं क्योंकि अभी हमें आ रहा है इसका काम नहीं है। इसे हम क्लियर कर दिए। तो अब आप देखेंगे हमारे ये आ गया। तो हम कंसोल भी क्लियर कर देते हैं। अब हम डिलीट फंक्शनैलिटी पे वर्क करते हैं। तो हमारा रिमाइंडर.id यहाँ पे आ जा रहा है। अब हम चाहते हैं कि जब हम ऑन क्लिक डिलीट रिमाइंडर करें तो हम इसके अंदर एक ID भेज दें। तो हम जिस ID को डिलीट करना चाहते हैं वो तो हमारा यही ID होगा। इसी ID को भेज के हम डिलीट करवाएंगे क्योंकि ये हमारे यूनिक है सभी के लिए और ये ID हमारे डेटाबेस में भी मौजूद है। तो इसको अगर हम डायरेक्ट ऐसे कॉल करेंगे तो ये कॉल कर देगा। और ये ऐसे हम कॉल नहीं कर सकते डायरेक्ट, क्योंकि ये डायरेक्ट हम कॉल करें। अब ये हम कॉल बैक के अंदर इसे रखेंगे, जब क्लिक करें तभी ये कॉल करेगा। अगर हम ये कॉल बैक नहीं देते तो ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट करता है, कंपाइल रन करते यहाँ आता और इसे डायरेक्ट कॉल कर देता, क्योंकि हमारे लिए बहुत गड़बड़ हो जाता है। ये शायद डिलीट भी कर देता हमारे कंपोनेंट्स को बिना हमारे डिलीट बटन पे क्लिक किए हुए। इसलिए हम इसे कॉल बैक के अंदर रख दिए। तो अभी हम डिलीट रिमाइंडर के अंदर एक ID पास कर रहे हैं। तो यहाँ हम आते हैं और पैरामीटर्स में यहाँ ID निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये axios.post करेंगे। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ऐड रिमाइंडर के जगह पे हम यहाँ पे डिलीट रिमाइंडर कर देंगे और यहाँ पे हमें ये नहीं देना है, हमें सिर्फ एक ID यहाँ पे पास कर देना है। तो ये पास करने के बाद डॉट देन करेंगे। फिर देन करने के बाद हमारा वही सेम कि जो एक नया हमारा रिस्पॉन्स आएगा उसे सेट रिमाइंडर लिस्ट के अंदर वापस से रख देना है अपडेटेड लिस्ट में, ताकि हमारा लिस्ट फिर से अपडेट हो जाए। तो यहाँ आने के बाद हम ID पास कर दिए, कॉल करा दिए, वापस यहाँ चेक कर लिए और बैकएंड हमारा अभी पहले से रेडी है। वो जो हमारा ID लेगा रिक्वेस्टेड बॉडी, उससे यहाँ पे आके डिलीट कर देगा और न्यू भेज देगा। चलिए अब हम अपने यहाँ पे जाके डिलीट करते हैं और देखते हैं कि हमारा सही वर्क कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले हम QWERTY को डिलीट करते हैं। हाँ, यहाँ उससे पहले नेटवर्क टाइप में आ जाइए, क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ। देखिए हमारे डिलीट रिमाइंडर में कुछ एरर आया, रिमाइंडर इज़ नॉट डिफाइंड। ये हमारा एक्चुअली बैकएंड से आ रहा है। हाँ, रिमाइंडर इज़ नॉट डिफाइंड, index.js लाइन नंबर 59। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, index.js रिमाइंडर। अच्छा, यहाँ मैंने स्मॉल r लिख दिया जो कि कैपिटल R रहेगा, क्योंकि हमने जो मॉडल क्रिएट किया है वो कैपिटल R पे किया है। ये हमारा मॉडल कैपिटल R का है, इसलिए कैपिटल R रहेगा। तो चलिए हम अपना सर्वर को रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो सर्वर रीस्टार्ट हो गया, डेटाबेस कनेक्टेड और बैकएंड स्टार्टेड। तो अब हम जाके दोबारा हम यहाँ से डिलीट की API को कॉल करते हैं। मैं कट कर देता हूँ फिर डिलीट। तो अब हमारा सक्सेसफुली कॉल हुआ और स्टेटस हमारा 200 आया, एरर था तो 500 आया और ये हमारा 200 एरर आया। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि 4 के बजाय अब हमारे पास 3 आया और ये हमारा सक्सेसफुली डिलीट हो गया। अब मैं ये 1 वाला डिलीट करता हूँ। तो 1 वाला डिलीट किया तो 1 डिलीट हो गया, 2 और 3 का यहाँ पे बचा हमारे पास। हमारा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं 2 रह गया। तो अब हमारा ये इंटीग्रेट भी हो गया है। ये जो हमारा यहाँ पे जब
डेटाबेस के अंदर आ जा रहा है, तो अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम कॉल वाला जो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज भेज करके नोटिफाई करता है, हम वो फीचर को इनेबल कर दें सबसे पहले यहाँ पे आकर के। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, एक और पैकेज का हम यूज़ करने वाले हैं। तो उस पैकेज का नाम है ट्विलियो। तो सबसे पहले हम उसे इंस्टॉल कर लेते हैं, npm i ट्विलियो से इंस्टॉल कर लेते हैं। तो अब मैं आपको बता दूँ कि अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ट्विलियो ओपन करना पड़ेगा और twilio.com ओपन करने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप सबसे पहले आके रजिस्टर कर लें। ये रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑथ SID मिलता है और ऑथ टोकन मिलता है। तो ये पेज रहेगा हमारा ट्विलियो का रजिस्ट्रेशन का। ये मैं आपको बता दूं कि ये सर्विस यूज़ करने के लिए अभी जो हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले व्हाट्सएप पे कोई फ़ीस नहीं लगी, एकदम 0 रुपीज़ में, कोई क्रेडिट कार्ड भी आपसे नहीं मांगता। तो यहाँ पे आने के बाद आप रजिस्टर कर दीजिए और अपना अकाउंट को कंफर्म ज़रूर कर दीजिएगा ईमेल में जा कर के। तो अगर इतना कर देने के बाद फिर आप जब यहाँ वापस आते हैं तो आप इस लिंक पे आइएगा twilio.com/console लॉगिन करने के बाद। तो अगर आप कंसोल पे आइएगा तो आपका लिंक कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे आने के बाद आप देखिए कि हमें बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, डैशबोर्ड वगैरह ये। तो यहाँ पे आप देखिए कि अकाउंट SID आपको मिलता है कि ये, और दूसरा एक ऑथ टोकन मिलता है। तो ये आप ध्यान रखिए कि ये अकाउंट SID और ऑथ टोकन जो यहाँ पे ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। इसे आप कृपया किसी से भी शेयर मत कीजिएगा। ये सिर्फ आपका है और सिर्फ आप ही इसे यूज़ कीजिएगा। और इसे हमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा यूज़ करने के लिए। तो इसका हम स्टोर करने के लिए .env वेरिएबल का हम यहाँ पे यूज़ किए थे हमारे बैकएंड में। मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा। तो सबसे पहले चलिए मैं ये .env, तो इसके अंदर हम आकर के अपना वेरिएबल जो हमारा सीक्रेट्स रहता है उसे स्टोर कर लेते हैं। चलिए मैं आपको इसका पैकेज दिखाता हूँ npm में। तो .env को सबसे पहले हम यहाँ पे रिक्वायर कर लेते हैं, सबसे टॉप पे रिक्वायर करते हैं। जितना टॉप पे आप कर सकते हैं उतना टॉप पे कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा वेरिएबल होगा तो उसको एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे .env नाम से। उसी के अंदर हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। सपोज db होस्ट है तो यहाँ db होस्ट इक्वल्स टू यहाँ पे वैल्यू, फिर समथिंग जो भी दूसरा रहेगा तो db यूज़र तो db यूज़र, db पासवर्ड तो db पासवर्ड। सपोज डेटाबेस का पासवर्ड भी बहुत कीमती होता है तो उससे भी हम ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं। तो इसका यूज़ हम करने वाले हैं अभी। तो उसके लिए हम .env फोल्डर एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए .env एंटर कर दीजिए। तो हमारा बस ये सिंपल एक ऐसा फाइल क्रिएट करना है। और उसके बाद हम आ जाते हैं वापस से ट्विलियो कंसोल में। कंसोल में आने के बाद आप देखिए कि यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे फ़ोन नंबर, प्रोग्रामेबल वॉइस, ये प्रोग्रामेबल मैसेजिंग है, प्रोग्रामेबल वॉइस है। हमें मैसेजिंग में आ जाना है, प्रोग्रामेबल मैसेजिंग। तो प्रोग्रामेबल मैसेजिंग में आने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आप देख सकते हैं, ट्राई इट आउट, इस पर आप क्लिक कीजिए। अभी हम फ्री के सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि कैसे इसके ज़रिए हम भेज सकते हैं। फिर अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट में बनाना चाहें या इसे यूज़ करना चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं, या छोटे प्रोजेक्ट में भी आप फिलहाल यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये क्या बता रहा है। तो मैंने यहाँ पे ट्राई इट आउट माने बाद ट्राई व्हाट्सएप किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये हमें व्हाट्सएप पे नोटिफाई करे। तो व्हाट्सएप करने के बाद यहाँ पे हमारा बता रहा है ट्विलियो सैंडबॉक्स फॉर व्हाट्सएप। तो ये हमें बता रहा है कि हमें व्हाट्सएप पे यूज़ करने के लिए एक सैंडबॉक्स से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ ये एक फ़ोन नंबर हमें बताया, ये +1 415 523 8886। तो मैं चाहता हूँ कि इस फ़ोन नंबर को आप ट्विलियो में रिमाइंडर ऐप में यूज़ करने वाले हैं, तो आप इस फ़ोन नंबर को ट्विलियो रिमाइंडर ऐप या रिमाइंडर ऐप के नाम से फ़िलहाल आप सेव कर लीजिए। तो मैं अभी अपने फ़ोन में भी दिखाता हूँ आपको मैं कैसे कर रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने ये नंबर को रिमाइंडर ऐप से यहाँ पे सेव कर लिया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ये बता रहा है कि हमें ये सेव करने के बाद व्हाट्सएप से एक मैसेज भेजें यहाँ पे ज्वाइन बॉय कनेक्ट। ये हमारा सैंडबॉक्स का नेम है। आप यहाँ पे डिफरेंट नेम भी आ सकता है, तो ज्वाइन और कुछ दूसरा नेम आएगा आपको, तो आप वो मैसेज सेंड कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अभी ज्वाइन बॉय कनेक्टेड का मैसेज यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सेंड करने के बाद ये हमारा मैसेज आया, यू आर ऑल सेट,
फिर यहाँ में मैसेज आया, मैसेज रिसीव। अब आप नीचे आए तो देखिए सेंड वन वे मैसेज। तो वन वे मैसेज पे क्लिक करने के बाद हमें दिख रहा है कि ट्राई सेंडिंग ए मैसेज विथ वन ऑफ द टेम्पलेट बिलो। तो जैसे हमारे अगर हम चाहते हैं कि अलग अलग बता रहा है कि हम मैसेज भेज सकते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट रिमाइंडर, ऑर्डर नोटिफिकेशन या वेरिफिकेशन कोड हम भेजना चाहे तो वो भी भेज सकते हैं। हम अभी अपॉइंटमेंट रिमाइंडर पे क्लिक करेंगे। तो ये हमें बता रहा है कि इस तरह से हम अपॉइंटमेंट रिमाइंडर भेज सकते हैं अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कर्ल हो गया, जावा हो गया, रूबी, PHP, पाइथन, C# या Node.js। तो हमें यहाँ पे Node.js का ही यूज़ करना है भेजने के लिए। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे मेरा SID और यहाँ पे ऑथ टोकन है। ऑथ टोकन सीक्रेट है जो कि आप किसी से शेयर मत कीजिएगा। तो अभी हम चलते हैं और यहाँ पे हम अपना मैसेज भेजते हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आप नंबर से आप रजिस्टर कीजिएगा उस नंबर को उस नंबर को आप यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर वेरीफाई कर लीजिएगा OTP के ज़रिए। अगर आप वेरीफाई नहीं किए रहेंगे तो शायद आप पे ये वर्क ना करे। तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप इस नंबर को वेरीफाई कर लीजिए, फिर यहाँ पे आप मेक रिक्वेस्ट कीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट था हमारे यहाँ पे अपॉइंटमेंट इज़ कमिंग अपॉन जुलाई 12 at 3 PM, वो यहाँ पे सक्सेसफुली आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी सेंड करूँ, हेलो वर्ल्ड लिख के जब मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो फिर हमारा हेलो वर्ल्ड का मैसेज यहाँ पे आ जाता है, या जो भी मैं मैसेज यहाँ पे करना चाहूँ वो मैसेज हमारा यहाँ पे आ जा रहा है अब सक्सेसफुली। तो ये हमारा अभी हमने सेटअप कर लिया, वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट किया। फिर हमने यहाँ पे अपना जो फ़ोन नंबर ऐड किया है उस फ़ोन नंबर को मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर लिया। वेरीफाई करने के बाद मैं यहाँ पे अपना video.com/console पे आ गया। कंसोल पे आने के बाद प्रोग्रामेबल मैसेजिंग में आया है, फिर ट्राई इट आउट में आके ट्राई व्हाट्सएप। फिर मैंने उसने जो स्टेप्स बताए वो स्टेप फॉलो करके अभी तक मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। ये स्टेप आप याद रखिएगा कि जो सैंडबॉक्स से कनेक्ट करने वाला स्टेप है यहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये स्टेप को आप मिस ना करें। तो ये हो जाने के बाद तो चलिए अब हम चलते हैं अपने बैकएंड में। तो यहाँ पे इसने मुझे बताया कि हम इस तरह से अपना यहाँ पे हम भेज सकते हैं। ये कोड हमें दे दिया तो हम इस कोड को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ बैकएंड में आ जाते हैं और index.js में आकर के हम इस कोड को अपने पास यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप रिमाइंडिंग फंक्शनैलिटी यहाँ पे लिख दिया और इसे मैंने यहाँ पे फ़िलहाल के लिए ऐसे रख दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो अकाउंट SID है तो इसे मैं डायरेक्ट ऐसे ना रखूँ। तो इसके लिए मैं एक यहाँ पे .env फाइल में आ जाने के बाद एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा। एक अकाउंट SID इक्वल्स टू ये कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। और दूसरा हमारा था यहाँ पे ऑथ टोकन है, तो ये हमारा ऑथ टोकन है, तो इसे भी मैं यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि आपका ऑथ टोकन यहाँ पे मिल जाएगी, SID आपका यहाँ आ गया और ऑथ टोकन आपका यहाँ आ जाएगा। आप इस शो पे क्लिक कीजिएगा तो आपको ये शो कर देगा। आप इसे कॉपी कीजिए, कॉपी हो जाने के बाद यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए। ऐसे इस फाइल को आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद वापस index.js में आ जाइए। तो अब हम इसे डायरेक्ट ऐसे यूज़ नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हम process.env ये जो हमारा अकाउंट SID है ये हम यहाँ पेस्ट कर देंगे और सिमिलरली process.env.account और टोकन यहाँ पे प्लेस कर दिए। तो अब हमारा क्या होगा कि इसके जगह पे हमारा जो .env फाइल के अंदर वेरिएबल है वो यहाँ पे आकर के ऑटोमेटिक स्टोर हो जाएगा और इसके अंदर प्लेस हो जाएगा। तो हमें अपना यहाँ पे रिवील करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा अपना सीक्रेट कीज़ को। जब भी हम यहाँ पे कोई सीक्रेट कीज़ यूज़ करते हैं, जैसे डेटाबेस का नेम, डेटाबेस का पासवर्ड, को हम इसी तरह से यूज़ करना चाहिए हमेशा .env का यूज़ करके इन्वायरमेंट वेरिएबल में। तो ये हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक मैसेज क्रिएट करते हैं और लिखते हैं हाय डेमो मैसेज फ्रॉम माई बैकएंड
सर्वर। तो अब हम इस फाइल को सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आएगा। तो अभी हम इस फाइल को सेव करते हैं तो हमारा बैकएंड रिस्टार्ट हो जाएगा अभी, फिर हमें यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा मैसेज यहाँ पे आ गया है और हाई डेमो मैसेज फ्रॉम माय बैकएंड सर्वर, ये रहा हमारा मैसेज। तो अभी यहाँ पे हम कुछ भी चेंज करेंगे फ्रॉम हाई डेमो मैसेज फ्रॉम प्रिंस और यहाँ पे मैं सेव करता हूँ। तो हमारा बैकएंड फिर से स्टार्ट हुआ, फिर डीबी कनेक्टेड, डेटाबेस कनेक्टेड, हाँ फिर हमारा व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ गया हाई डेमो मैसेज फ्रॉम प्रिंस। और ये देखिए कि हमारा आईडी ये दे रहा है, हमने console.log कर दिया है message.sid, ये एक आईडी प्रोवाइड करता है जो भी मैसेज हम यहाँ पे सेंड करते हैं उसका। तो हमारा अभी तक का यहाँ पे बिल्कुल ही सही तरीके से वर्क किया, पर अब हम चाहते हैं कि हम ये चेक करें कि अगर हमारा टाइम हुआ हो रिमाइंड करने का तभी ये चीज़ हमें आकर के रिमाइंड करे, वरना ऐसे रिमाइंड ना करे। तो अब हमें क्या करना होगा कि टाइम फंक्शनैलिटी को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जब हमारा टाइम हो रहा है या टाइम आ चुका है रिमाइंड करने का तब हम दिखाएं। तो हम वो टाइम मार्जिन लगभग 1 मिनट का चेक करेंगे, 1 मिनट का लेके चलेंगे कि वो हर मिनट रन करेगा वो, और हर मिनट वो चेक करते रहेगा कि क्या हमारा इस मिनट पे कहीं पे हमें कुछ रिमाइंड कराना है कि नहीं कराना है। तो ये हमारा हर मिनट चलते रहेगा। चलिए हम उसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इसे मैं यहाँ मिनिमाइज़ कर देता हूँ और ये जो हमारा मैसेजिंग का यहाँ पे कोड है इसे भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। फिर हम इस पे आते हैं तो यहाँ पे मैं सेट इंटरवल का यूज़ करने वाला हूँ। सेट इंटरवल जो कि एक कॉल बैक फंक्शन लेगा और कॉल बैक में यहाँ पे हम जो टाइम स्पेसिफाई करते हैं, सपोज यहाँ पे 1000 अगर मैं लिखता हूँ तो 1000 का मतलब कि इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे console.hello लिख दिया तो अब ये होगा कि हमारा हर एक सेकंड पे हमें हेलो 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 का मैसेज देते जाएगी, जो कि अब यहाँ देख सकते हैं हमारा बैकएंड पे भी आ रहा है। ये 1000 का वैल्यू का मतलब वही 1000 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड पे ये कंसोल करते जा रहा है। तो हम इसी तरह से क्या करेंगे, फ़िलहाल के लिए हम इसे 1 सेकेंड पे ही रहने देते हैं, पर हम यहाँ पे कंसोल नहीं करेंगे। सबसे पहले सेव कर लेते हैं। हाँ, तो अब हम यहाँ पे क्या कराएंगे, टेस्ट करने के लिए हम 1 सेकेंड का मार्जिन ले करके चलते हैं, फिर बाद में हम इसे 60,000 कर देंगे कि या 60 सेकेंड पे ये चेक कर लेगा कि हमारा अब इस मिनट में कुछ रिमाइंड कराना है कि नहीं। तो फिलहाल हम 1 सेकेंड लेते हैं क्योंकि हम 60 सेकेंड रुकने नहीं वाले चेक करते हो। तो यहाँ मैंने 1 सेकेंड अभी रख लिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ कि सबसे पहले ये क्या करेगा, हमारा सारा डेटाबेस में से वैल्यू को लेकर के एक जगह स्टोर कर लेगा। तो हमने यहाँ पे पहले भी किया हुआ है, ये कॉल बैक में ये एरर लेगा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम चेक करेंगे कि हमारा डेटाबेस में कितने सारे डॉक्यूमेंट स्टोर है पहले से। अगर वो चेक करते वक्त उसे एरर मिलता है तो वो यहाँ पे एरर दिखा दे। अगर एरर नहीं मिलता और हमें रिमाइंडर लिस्ट मिलता है तो फिर हम अपना आगे का काम करेंगे उसे कॉल कराने का। तो अब चलिए हम यहाँ पे मैं यहाँ पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसका फ्लो कैसा है और तब समझाना मुझे और आसान रहेगा कोड के लिखे हुए होने के साथ। तो मैं यहाँ पे अभी इसे लिख लेता हूँ एक बार। तो मैंने यहाँ पे अपना कोड लिख लिया है। तो अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो लेकिन मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम एक लूप चलाएंगे जो कि हर एक
मिनट पे यहाँ पे चेक करते रहेगा। अभी मैंने 1 सेकंड रखा है, लेकिन हर एक मिनट पे ये चेक करते रहेगा कि हमारा कितनी देर में ये हमारे पास कितना डॉक्यूमेंट है। तो सबसे पहले जब भी ये फंक्शन आएगा तो डेटाबेस पे से जा करके वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को फेच करके अपने पास रख लेगा। तो ये फेच किया, अगर एरर आया तो एरर कंसोल कर दो, अगर एरर नहीं आया तो उसे रिमाइंडर लिस्ट के अंदर सारे ऑब्जेक्ट मिल गए। अब वो बारी बारी से सारे ऑब्जेक्ट को चेक करेगा। तो चेक करेगा कि क्या चेक करेगा कि अगर रिमाइंडर लिस्ट ट्रू है कि फॉल्स है। तो अगर मतलब इज़ रिमाइंडेड जो हमने फ्लैग लिया था वो ट्रू है कि फॉल्स है वो चेक करेगा। तो अगर रिमाइंडेड वाला अगर फॉल्स है, अगर ये रिमाइंडेड वाला फॉल्स है यहाँ पे इज़ रिमाइंडेड, तो क्या करना कि अभी प्रेजेंट का एक टाइम ले लो और जो रिमाइंडेड ऐट का जो टाइम है हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो टाइम हमने सेट किया हुआ है प्रेजेंट का टाइम में और उस टाइम में जा कर के अंतर देखो। अंतर देखने पे हमें क्या पता चलेगा कि अगर प्रेजेंट का टाइम बड़ा है मतलब फ्यूचर डेट का है, सपोज़ कल का है, तो कल के डेट में से हम आज के डेट को घटाएंगे तो हमारा ये एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा। कुछ ना कुछ ये मिली सेकेंड्स में वैल्यू देता है जो कि पॉजिटिव होने वाला है। आप ये डिलीट सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। लेकिन अगर हम पास्ट का डेट को, कि जो डेट अभी बीत चुका है प्रेजेंट टाइम से, तो प्रेजेंट टाइम से हम पास्ट के डेट को माइनस करेंगे तो वैल्यू कुछ निगेटिव आएगा। तो जैसे ही वैल्यू निगेटिव आएगा इसका मतलब क्या है कि हमारा अब वो रिमाइंड करने का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पे जब हम ये वैल्यू निगेटिव आया मतलब हमें रिमाइंड करने का टाइम आ गया है, तो वो क्या करेगा सबसे पहले कि रिमाइंडर में जा कर के जो हमने आईडी यहाँ पे है हमारे पास, उस आईडी में जाके इस रिमाइंडेड को सबसे पहले ये ट्रू कर देगा। तो ट्रू करने का ये फंक्शन है। ट्रू करने के बाद हम यहाँ पे मैसेज भेज देंगे। बस हमें यही करना है। तो ये सेंड मैसेज में जो हमने यहाँ पे रखा है तो इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लाके पेस्ट कर देंगे। पर यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे बॉडी में हमें ये मैसेज नहीं भेजना है। बॉडी में हमें भेजना है कि ये जो हमारे पास रिमाइंड ऑब्जेक्ट आ रहा है, रिमाइंडर ऑब्जेक्ट, तो ये रिमाइंडर का डॉट रिमाइंड मैसेज हमें यहाँ पे सेंड करना है। तो ये हमारा मैसेज यहाँ पे हो गया। अब हम एक बार दोबारा जाकर हम टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा सर्वर पहले से यहाँ पे रन कर रहा है। तो चलिए अब हम वापस से जाते हैं हमारे फ्रंट एंड में। तो यहाँ हम आ गए, यह रहा हमारा फ्रंट एंड। ये सब टैब में क्लोज कर देता हूँ, इसका हमारे पास कोई काम नहीं है। ये रहा हमारा फ्रंट एंड। अब ये जो डेट आप देख सकते हैं कि मैं सबसे पहले इसे डिलीट कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम कुछ टाइम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले अभी हमारा टाइम हो रहा है 1:50 AM हो रहा है और 30 सेकेंड। तो मैं यहाँ पे एक नोट्स कर देता हूँ और नोट्स करने के बाद मैं यहाँ पे टाइम आज का चुनूँगा, ये 51 में कर देता हूँ AM करके, ऐड रिमाइंडर कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ व्हाट्सएप ओपन कर लिया है। जैसे ही यहाँ पे 51 होगा मेरे व्हाट्सएप पे ये मैसेज आ जाएगा जो हमारे बॉडी में होगा। तो अब आने ही वाला होगा हमारा मैसेज। तो अभी तक ये नहीं आया। चलिए हम अपने बैकएंड में जाके देखते हैं। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। रिमाइंडर फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट इज़ नॉट अ फंक्शन। अब एक्चुअली मैंने यहाँ फिर से गलती कर दी, एक स्मॉल आर ने ये कैपिटल आर होगा यहाँ पे। तो अब मैंने इसे सेव किया, हमारा डेटाबेस और सर्वर फिर से रन हो चुका है। तो अब हम चलते हैं, अभी टाइम देख लें 56 हो रहा है। तो अभी हम डायरेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो हमें 30 सेकेंड पूरे 1 मिनट वेट करना पड़ेगा। तो कुछ देर बाद मैं यहाँ पे नोट सेट करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइम सेट करूँगा 26 का और यहाँ 53 में कर दे रहा हूँ। 53 कर बाद ऐड कर देता हूँ। तो अभी आप मेरा व्हाट्सएप स्क्रीन भी देख सकते हैं और यहाँ पे कुछ सेकंड बाकी है। तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने अपना सर्वर सही करके रन किया तो मेरा यहाँ पे नोट्स वाला भी ये ऑटोमेटिक है, मेरा मैसेज आ चुका है यहाँ पे नोट्स के लिए। तो अब जैसे ही हमारा यहाँ पे टाइम होता है 1:53 होता है जैसे ही, तो हमारा ये दूसरा मैसेज भी आ जाएगा नोट्स 2 का। तो अभी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
03 मतलब हमारा ठीक 3 सेकंड बाद हमारा नोट्स 2 का यहाँ पे मैसेज आ गया। तो मतलब अब हमारा ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से कनेक्ट हो गया और ये हमारा रिमाइंडर ऐप काम कर रहा है, जो कि हमें व्हाट्सएप पे नोटिफाई करके मैसेज करता है। तो मैं चाहता हूँ कि एक चीज़ और मैं बताऊँ ट्विलियो के बारे में, कि आप ट्विलियो से सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज ही नहीं भेज सकते, बल्कि आप टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं फ़ोन पे। मतलब फ़ोन पे आप टेक्स्ट मैसेजिंग भेज सकते हैं और साथ ही साथ आप कॉल भी लगा सकते हैं। प्रोग्रामेबल वॉइस जिसको बोलते हैं, कि अगर वहाँ से एक रोबोट बोलेगा जो भी मैसेज आप सेट किए रहेंगे या रिमाइंडर आप सेट किए रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे एक्सप्लोर करें। अगर आप एक प्रोजेक्ट इस पे बना सकते हैं तो आप कॉल पे बनाइए या SMS पे बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं ये देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड रहूँगा। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा ये प्रोजेक्ट? मैं जानता हूँ आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था ये प्रोजेक्ट आपको बताने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे बहुत ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी ऐसे प्रोजेक्ट बना के अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सके। तो आप इसी तरह से हमें सपोर्ट दिखाते रहिए, तो हम इसी तरह से और भी ढेर सारे प्रोजेक्ट लाते रहेंगे।